श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बीते 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश भर के जिन 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, उनमें छत्तीसगढ़ की शिक्षिका ममता आहार भी शामिल हैं। ममता आहार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शासकीय प्राथमिक पंडित सखाराम दुबे स्कूल में सहायक शिक्षिका हैं। ममता अध्यापन के क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लोक कला और लोक संस्कृति का सहारा लेकर अध्यापन के क्षेत्र में अनेक अनूठे प्रयोग किए हैं। ममता आहार आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं। ममता जी, आकाशवाणी के इस स्टूडियो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। ममता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयां आकाशवाणी परिवार की ओर से इस उपलब्धि के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी शिक्षक के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करना एक सपना होता है। राष्ट्रपति के हाथों इस पुरस्कार से सम्मानित होकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी हो रही है, पर मैंने ये सोचा नहीं था शुरू में कि ऐसा होगा, पर धीरे धीरे वो उत्तरोत्तर ये प्रगति होते गई और लोगों ने कहा कि आपको ये सब फॉर्म भरना चाहिए, तो आज परिणाम सामने है। जी जी। और हमने सुना है कि ये 45 शिक्षकों में तो खैर आप शामिल रही हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जी जी। लेकिन एक और भी उपलब्धि ये रही है कि जिन 6 शिक्षकों से, जिन 45 में से जिन 6 शिक्षकों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की और बातचीत की, उनमें भी आप शामिल रही हैं। तो उस अनुभव को भी हमसे साझा कीजिए। जी, मुझे वहां पर भी बहुत खुशी हो रही थी कि मैं प्रधानमंत्री जी से आमने सामने मिलूंगी और बातें होंगी। वो कैसे होंगे, क्या होंगे, पर बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के लगे। और उन्होंने मतलब इतने अच्छे से पूछा कि ममता जी, हमने सुना है आप अलग तरीके से नवाचार करती हैं। तो मैंने कहा जी, मैं पंडवानी, पंथी ऐसे लोक संगीत के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से शिक्षा में प्रयोग कर रही हूँ और बच्चे उससे एक खुशी खुशी जो माहौल बनता है, मस्ती की पाठशाला, इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा हमारा उद्देश्य, जो मेरा उद्देश्य है खास करके, कि मैं लोक संगीत को बच्चों को बांट रही हूँ, क्योंकि वो जो है लोग सीखने नहीं आते हैं जी, वो चीज बच्चों को मैं बांट रही हूँ। वो मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। तो फिर उन्होंने जो पूछा था जी, तो मैंने फिर बताया कि मैं कैसे पंथी गा के उसका प्रदर्शन करती हूँ और बच्चे कैसे गाते और नाचते हुए पाठ को करते हैं। जी, आपने भी कहा, एक नाम लिया, मस्ती की पाठशाला। जी, तो आपने जो है वो अध्यापन के क्षेत्र में कई अनूठे प्रयोग और नवाचार किए हैं ताकि जो कठिन विषय होते हैं वो बच्चों को सरल ढंग से समझाए जा सकें। तो इन प्रयोगों के बारे में हमें बताइए, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये आपके मन में आया कि हमें ऐसे प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये जो नवाचार जो शब्द है ना, ये अभी अभी सुनाई दे रहा है। हम लोग जो हैं, मतलब खास करके मैं, जो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कुछ जो पारंपरिक तरीके से सीखते हैं, पर कुछ को हमको कोई दूसरा विधि ढूंढना पड़ता है। तो उनको बांधने के लिए इसी तरह से हमने पहले से ही ये प्रयोग शुरू कर दिया था, जो कि आजकल नवाचार कहते हैं। तो उस तरह से अलग अलग तरीके से, कभी बिल्लस के माध्यम से, कभी फुगड़ी के माध्यम से, भौरा बाटी के माध्यम से हम लोग उनको सिखाते हैं जी। और चार्ट के माध्यम से वो तो सब करते ही हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स क्विज गेम वगैरह भी बनाया हुआ है, ताकि बच्चों को खेल खेल में वो शिक्षा दें। प्रश्नों को कैसे मस्ती करके वो लोग सही विकल्प चुनते हैं। जब सही विकल्प चुनते हैं और उसका आंसर सही होता है तो एक लाइट जलती है, तो बच्चे इतने खुश होके उसको प्रश्न को, अलग अलग प्रश्नों को बनाना चाहते हैं। उसमें सारे विषय के प्रश्न मैंने बनाए हुए हैं। अच्छा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रयोग करते हैं, पर्यावरण में, विज्ञान में। ममता जी, हमें पता चला है कि आपको अपने जो स्कूल के दिन है तभी से ही अभिनय और नृत्य में रुचि थी। तो ये रुचि कैसे जगी और फिर आपने क्या इसका औपचारिक प्रशिक्षण लिया, कहाँ से लिया? तो थोड़ा शुरुआती जिंदगी के बारे में भी बताइए हमें। जी, नृत्य करने का तो बहुत ही बचपन से था, पर मैं एक बार क्या हुआ, इप्टा का एक ग्रीष्मकालीन शिविर लगा था जी। तो वहां पे मैंने मम्मी से कहा कि मुझे जाना है, तो वो तैयार हो गए मम्मी पापा, तो बोले चलो ठीक है।
तो वो उसके बाद में मेरे नाट्य जीवन की शुरुआत जो रंग यात्रा है, वो इप्टा वो जन्म स्थान है मेरे रंग यात्रा के जीवन का जी। तो इस तरह से वहां से मैंने शुरू किया और राजकमल नायक जी मेरे प्रथम गुरु हैं। उसके बाद मिर्जा सर और मिन्हाज सर, ये सब जो हैं मेरे गुरु हैं। और उनके बाद में फिर मैंने ये नाटक तो कर ही रही थी। उसके बाद में जब मुझे लगा कि मेरे नाटक को प्रदर्शन करना है, क्योंकि मैं नाटक लिखती थी जी। और आकाशवाणी दूरदर्शन से भी जुड़ी हूँ जी। तो मुझे लगा कि मुझे मेरे नाटक को प्रदर्शन करना है, तो मुझे वो वहां का जो संस्था है वो मुझे अनुमति नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा मैंने अपनी संस्था बना ली जी। और फिर आज की डेट में मैं 20 साल से अपनी संस्था के माध्यम से निःशुल्क नृत्य नाट्य शिविर करा रही हूँ और उनको मंच प्रदान कर रही हूँ। और वो जो बच्चे हैं अलग अलग स्टेट में जाके अवार्ड जीतते हैं जी। चाहे वो पुणे हो चाहे बनारस हो, और उसके बाद जो बच्चे हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ममता जी, आपने मीराबाई और भी कई अन्य एकल नाटक प्रस्तुतियां दी हैं, न सिर्फ अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी। तो कहाँ पे प्रस्तुतियां दी हैं आपने, किन किन देशों में, उनके बारे में भी बताइए और कैसे रहे वो आपके अनुभव, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जी। मीरा, द्रौपदी, यशोधरा, मुझे कुछ कहना है, सावित्रीबाई फुले, जीजाबाई, शक्ति स्वरूपा, ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जो मैं सोलो करती हूँ। अच्छा, ये तैयार भी आप खुद ही करती हैं? जी हाँ, जी लेखन, जी लेखन जो है, नाट्य लेखन जो है, स्क्रिप्ट है और उसका निर्देशन है, उसमें जो गाने मैं खुद लिखती हूँ। पहले धुन बनाती हूँ उस परिस्थिति के हिसाब से, फिर उसमें शब्द। तो यहाँ पर टोक रहा हूँ, ये विषय चयन कैसे करती हैं आपके? हाँ, इस पे हमें नाटक पहले लिखना है और फिर बाद में उसका मंचन करना है, तो ये विषय चयन का आधार क्या होता है? पहले तो मैं थोड़ी धार्मिक हूँ, इसलिए मैंने पहले धार्मिक विषय को चुना। उसके बाद मैं सीधे महिलाओं के स्थिति पे मैं आ जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे महिलाओं की स्थितियां होती हैं और कैसे कैसे परिस्थितियों में वो उनका जीवन कैसे होता है। फिर उसके बाद में ऐतिहासिक पौराणिक से बढ़ते बढ़ते मैं आधुनिकता की ओर बढ़ी हूँ, जिसमें शक्ति स्वरूपा का रूप ही अलग है जी। तो इस तरह से सब। किन किन देशों में आपने ये मंचन किया है? जी, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, रूस, कनाडा, हांगकांग, मकाऊ, बहुत सारे, बहुत लंबी सूची है। 31 देश में होके आ चुकी हूँ। अच्छा ममता जी, आप शिक्षण तो काफी लंबे समय से कर रही हैं, लगभग 2 दशक हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन जो नवाचार की बात है और लोक संस्कृति और लोक कला की आपने बात की, पंथी की, पंडवानी की, ये विचार कैसे आया आपको, इसके बारे में बताइए। जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो संस्कार जो हैं आजकल गली चौराहों में न पंथी दिखते हैं न ही पंडवानी, पहले रामलीला वगैरह सब होते थे जी। तो ये जैसे मैंने, मेरी गुरु जो हैं वो तीजन बाई हैं, माँ जी, तो अब उस विधा को मुझे आगे भी बढ़ाना है, साथ में शिक्षण कार्य भी करना है। तो मैं अलग अलग तरीके से बच्चों को एंजॉय फुल लर्निंग भी देनी है, तो इस तरह से सभी चीज को शामिल करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो पाठ को मैं कैसे पढ़ाती हूँ आपको एक बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अगला सवाल ही वही था, क्योंकि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी एक थोड़ी सी झलक उन्हें दिया था। जी जी जी, तो वही अब हमारे श्रोताओं को भी बताइए थोड़ा सा वो झलक। जी, तो एक पाठ है दीप जले, तो मैं कैसे पढ़ाती हूँ, बच्चे भी नाच नाच के पढ़ते हैं। दीप जले द्वारे द्वारे दीप जले, सन्ना नन्ना मुन्ना हो ललना, सन्ना नन्ना मुन्ना हो ललना। अब ये तो पंथी हो गया। अब पंडवानी कैसे पढ़ाती हूँ जी। सोन के फर एक पाठ है, तो छोटी सी झलक। तो भैया साधु महाराज काखर भेष में आरी से, भोलेनाथ साधु के बेस में आरी से, जौने समय के बेरा मगा आगेगा भोले बाबा, हाथ में कमंडल लेके भैया आगेगा भोले बाबा। तो वहा सुखराम ला कहते, कैसे सुखराम तुला का होगे? मरगेगा सुखरा में हम मरगेगा, प्यास के मारे भैया सुखरा में हम मरगेगा। तो जब मैं ये सब बता रही थी तो मोदी जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आप स्वास्थ्य के लिए भी कुछ अलग से कर रही हैं जी। तो मैंने कहा सर, मैं स्वास्थ्य विभाग को और शिक्षा विभाग को 2-2 गाने मैंने बना के भेंट किए हैं, और वो जो हैं हमारे क्षेत्र में गली चौराहों में, सिग्नल में और स्मार्ट सिटी की गाड़ियों में भेज रहे हैं जी। तो मैंने टीकाकरण के लिए इस तरह से गाना बनाया है।
चलो चलो दीदी हो, चलो भैया हो, टीका लगाए बरे चले चलो, हमर वैक्सीन माँ जबर ताकत है, कोरोना मारे के अबड़ ताकत है, रोटी खाके जाहू वो, भाते खाके जाहू वो, टीका लगाए बरे चले चलो। तो जब ये मैं सुनाया मैंने तो मोदी जी कहते हैं कि क्या ये गाना आप लिखती हैं? तो मैंने कहा जी। तो एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे में थी, तो मुझे लगा जो भी भेंट किया है प्राप्ति हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, उससे बड़ा प्रोत्साहन और क्या होगा जी। बस प्रधानमंत्री जी जो है वो खुद एक प्रेरणा भी दे रहे हैं और आपके इस कार्य की प्रशंसा भी कर रहे हैं। जी जी। अच्छा ममता जी, एक सवाल बार बार उठता है कि कई बार क्या होता है कि जो आमतौर पे बात कर रहा हूँ, जो शिक्षक हैं वो विषयों को बड़े नीरस ढंग से पढ़ाते हैं, उसके कारण क्या होता है बच्चों की पढ़ाई से रुचि हट जाती है। आपने तो बहुत नवाचार किए हैं, बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं, उसकी अभी झलक भी आपने प्रस्तुत की। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे शिक्षक गण हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वे किस तरह से रोचक और रुचिकर तरीके से विषयों को पढ़ाएं? जी, सबसे पहली बात यह है कि आप बच्चों के साथ में बच्चे बन के रहें, फिर वो आपसे कैसे मिलते हैं तब जाके वो आप जो पहले आप उनको समझें फिर वो आपको समझेंगे। तो इस तरह से बच्चे के साथ में बच्चे बन के पढ़ाएं तो वो बात बनती है। और दूसरी बात यह है कि किसी को नसीहत देने के लिए ऐसा झूठ मत बोलो, ये मत बोलो, ऐसे नहीं, उनके अंदर वो संवेदना जगाना पड़ता है। अगर समय हो तो मैं छोटी सी झलक बताऊं? जी बिल्कुल। जैसे एक किस्सा है हमारे स्कूल का कि जो झांकी जा रही थी तो कभी कभी एक्स्ट्रा जो मूर्तियां होती हैं उसको हमारे स्कूल में रख दिया जाता है जी, जो ठंडा करने ले जाते हैं तो विसर्जन के समय में जी। तो एक हनुमान जी की मूर्ति हमारे स्कूल परिसर में रख दी गई थी जी। तो पहले दिन हनुमान जी बहुत सुंदर से सजे हुए थे, माला धारण किए थे, मुकुट वगैरह सब पहने थे। उसके बाद दूसरे दिन जब हम लोग स्कूल आए तो देखे कि माला भी गायब है, मुकुट भी गायब है। तो हमारी एचएम बोली, बच्चों को उन्होंने चमकाया, कौन लेके गया है, वापस लाके रखो। तो कोई बच्चा तैयार नहीं, वहां प्रार्थना हो गई, सब अपने अपने कमरे में। फिर मैंने कहा बच्चों को कि देखो कल ये जो हनुमान जी कितने प्यारे लग रहे थे, कितनी सुंदर वो जो मुकुट धारण किए थे, माला पहने थे। तो ऐसा करते हैं हम लोग ना, पत्तों की माला बनाते हैं और मुकुट बनाते हैं जी, तो अच्छा लगेगा। तो एक बच्चा उठा बोलता है, मैडम हम लोग ना उसको रेत में छुपा के रखे, मैं अभी लेके आता हूँ। तो ऐसा है, अगर आप उनमें संवेदना नहीं जगाएंगे तो वो बच्चे कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से हम टीचर्स को समझना पड़ेगा और उनको जागृत करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बाल मन तो बड़ा कोमल होता है, बहुत ही कोमल उसको हम जैसे ढालेंगे वैसे वो ढल जाएंगे। यदि हम कठोरता अपनाएंगे तो फिर वो उस तरह से रिएक्ट करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा तरीका आपने अपनाया और ये एक बड़ा उदाहरण है, ये घटना जो है एक बड़ी मिसाल है हमारे बाकी शिक्षकों के लिए भी कि किस तरह से हम बच्चों को सही राह पे ला सकते हैं। तो ममता जी, एक बार पुनः आपको बहुत सारी बधाई और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से आप उपलब्धि हासिल करते रहें, इसी तरह से नवाचार और अनूठे प्रयोग अपना के हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उन्हें खूब बढ़िया तरीके से आप पढ़ाती रहें। तो अब हम विदा लेते हैं और बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला, हमारे इस कार्यक्रम में आप आई, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।